1945 का सबक लेते समय तात्कालिक रूप से उस समय जो वैश्विक संस्थाएं बनाई गई, संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया, मानवाधिकारों की जो संस्था बनाई गई, विश्व शांति संगठन बनाया गया। लेकिन हम देखते हैं कि आज की तारीख में भी जो स्थितियां उस परिस्थितियां थी जिससे जूझने के लिए, जिससे निजात पाने के लिए बनाई गई, वो संस्थाएं आज की तारीख में दरकिनार हो गई है, हाशिए पे चली गई है। और परिणाम यह है कि आज फिर उसी तरीके की अराजकता, उसी तरीके का मनमानापन, एक आदमी उठता है अपने पागलपन के चलते, कभी युद्ध छेड़ देगा, कभी कुछ कहेगा, कभी कुछ कहेगा, और पूरी दुनिया को परेशान किए हुए है। और हमारे भारत की भी स्थिति कोई बहुत भिन्न नहीं है। जो भारत हमारा 147 देशों का नेता हुआ करता था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेता हुआ करता था, आज जो उसकी स्थिति बड़ी ही दयनीय और बड़ी ही दारुण स्थिति में आज ये पड़ गए। तो क्या उस युग से 80 साल के अपने उन पुराने अनुभवों का से पहले जो कुछ जो था, उसका सबक आज की तारीख में हम क्या ले सकते हैं और दुनिया क्या ले सकती है? हम चाहेंगे ऑल इंडिया पीस एंड सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय सचिव हैं अनीश अंकुर जी। अनीश अंकुर जी, आपकी। शुक्रिया तिवारी जी। सबसे पहले तो मैं भी आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर आज आपने ये बातचीत की, क्योंकि आप देखिए कि कल 80 साल उसके पूरे हो जाएंगे और बहुत कम इस पर बातचीत हुई है, बहुत बहस मुबाहिसा हुआ है। ये इसलिए भी जरूरी है कि जैसा कि आपने अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा था, अभी जो हिस्टोरियोग्राफी हो रही है, इतिहास लिखा जा रहा है सेकंड वर्ल्ड वॉर का, उसमें ये हो रहा है कि फासिज्म को किसने पराजित किया। हो रहा है कि इंग्लैंड ने और अमेरिका ने। अगर अमेरिका सेकंड फ्रंट नहीं खोलता, नॉर्मंदी से बर्लिन तक की यात्रा नहीं करता, तो शायद नहीं होता। लेकिन इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता। जैसा कि आपने भी कहा, विद्युत पाल जी ने भी इस बात को रेखांकित किया कि सबसे बड़ा सैक्रिफाइस, सबसे बड़ा मतलब कहें कि शहादत देके सोवियत संघ नहीं होता तो शायद समाजवादी देश तो नहीं बचता। लगभग 8.5 करोड़ लोग द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए। उसमें अकेले रूस और चीन ने मिलके लगभग 5 करोड़ लोग शहीद हुए। 2 करोड़ 70 लाख रूस में और 2 करोड़ 40 लाख के लगभग चीन में। चीन की भूमिका को थोड़ी कम करके आंका जाता है। हम लोग मानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है 39 में, लेकिन आपको याद होगा कि जापान ने मंचूरिया पर 31 में ही हमला किया, 31 में ही। तो 31 से 14 तक लगभग 2 करोड़ लोग। और सोवियत संघ की जो विजय हुई उसमें भी चीन की भूमिका बहुत बड़ी, क्योंकि उसने जापान को लगभग 60% जापानी फौजों को चीन में उसने फंसा के रखा। वरना कि जैसा कि पुतिन ने पिछले साल कहा भी था कि अगर चीन नहीं होता तो जापान ने पीछे से पीठ में छुरा भोंका होता सोवियत संघ के। तो एक इमेंस सैक्रिफाइस है। सबक क्या है जो आपने बात की? सबक ये है, सोवियत संघ क्यों जीता, जबकि सोवियत संघ के आप जानते हैं कि मिलिट्री के स्तर पर जर्मनी उससे ज्यादा बड़ा था। बल्कि 31 में स्टालिन की भी बातचीत की विद्युत पाल ने, अपने लोगों के बीच कहा कि हमारे पास रूस और ये इंग्लैंड और अमेरिका औद्योगिक विकसित देशों को बनने के लिए 100 साल लगेगा, लेकिन 100 साल की दूरी हमें 10 साल में पूरी करनी है। अगर स्टालिन का वक्तव्य बहुत महत्वपूर्ण है कि 10 साल में नहीं पूरा कर पाते हैं तो हम असफल होने के लिए बाध्य हैं। और आप देखिए कि 10 साल में उसने वो काम किया कि जब जर्मनी ने हिटलर पर हमला किया, मानव जाति के इतिहास के ज्ञात इतिहास का वो सबसे बड़ा सैन्य आक्रमण था। इसको हिटलर ने ऑपरेशन बारबाडोसा बोला। 3000 किलोमीटर की बड़ी एक लाइन लेके जब उसने रूस पर हमला किया और लगभग मॉस्को तक चला गया, और उसमें रूस को अपनी पूरी औद्योगिक फैक्ट्रियां हैं, तमाम चीजों को यूराल से लगभग काफी भीतर लेके जाना पड़ा। लेकिन सबक क्या है? उसकी प्रोफेशनल आर्मी लड़ रही थी, जर्मनी की या जापान की, इटली की। रूस इसलिए जीत पाया क्योंकि उसने मार्क्सिज्म की साइंस का और मास क्रिएटिविटी दोनों का इस्तेमाल किया। यही चीज चीन में हुआ, माओ त्से-तुंग ने किया कि उसने जनता की जो सृजनात्मकता थी। आप जब मिलिट्री लेके जाएंगे, जैसे आप देखिए कि टैंक के मामले में सुपीरियरिटी थी जर्मनी को, लेकिन अब जब वो मॉस्को में शहर में घुसा तो टैंक किसी काम का नहीं था, क्योंकि एक एक घर, एक एक मकान को उसने किले में तब्दील कर दिया। ठीक यही काम चीन में, अगर आपका एक एक गांव, एक एक आदमी
वो जब जनता लड़ने लगती है, सबक यही है फासिज्म के पराजय का, जनता को उतरना होगा, जनता की जो सृजनात्मकता है वो उतरेगी। दूसरी बात, उसका महत्वपूर्ण सबक ये है तिवारी जी, कि जो भी लिबरल डेमोक्रेसी के नाम से जितने नाम से, आप याद होगा हिटलर के आगे बढ़ने में बहुत बड़ी भूमिका थी चेम्बरलेन की, जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। वो चाहता था कि कम्युनिज्म और फासिज्म दोनों आपस में लड़ के मर पड़े, और पूंजीपतियों का जो सहयोग था, जैसे हिटलर के बारे में ये मशहूर है, तो हेनरी फोर्ड की तस्वीर अपने घर के मतलब ऊपर, ये अपने ऑफिस के दफ्तर में, पूंजीपतियों ने जितना सहयोग पहुंचा, जितना मुनाफा उससे कमाया हिटलर से, ये सबक ये है कि पूंजीपति, जैसे कि भारत में नरेंद्र मोदी को अंबानी अडानी सपोर्ट कर रहे हैं, हिटलर को भी नए पूंजीपतियों का जो अभ्युदय हुआ, उसने उनको सपोर्ट किया। तो यह है कि जो लिबरल डेमोक्रेसी के नाम से जो भी संगठन है या देश है जो लिबरल वैल्यूज की बात करते हैं, ऐसे लोगों ने हमेशा फासिज्म की मदद की है। आज भी भारत में देखिए पूरा लिबरल सेंटर ढह गया, कांग्रेस के जितने जितने तमाम, अभी आप देखिए बंगाल से लेके हेमा, सारे कांग्रेस का पूरा पूरा ढह के चला गया है भाजपा में। ये फासिज्म को बढ़ाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और सबक यही है कि कम्युनिस्ट फोर्सेस, मार्क्सिज्म लेनिनिज्म का जो साइंस था, आज स्टालिन की इतनी महान भूमिका थी, बड़ी भूमिका थी, स्टालिन का नाम लेने में इनकी जबान लड़खड़ाती है लिबरल लोगों पे। स्टालिन सोवियत संघ की भूमिका को रेखांकित करने में आज जितना वेस्टर्न हिस्टोरियोग्राफी देखिए वो ये। दूसरी बात, जापान, और अंतिम ये बात मैं कहना चाहता हूँ, लोग समझते हैं कि अमेरिका ने जब जापान पर बम गिराया, हिरोशिमा और नागासाकी पर, तो ये उसकी वजह से, हिरोशिमा और नागासाकी का बम जापान के लिए नहीं, वो सोवियत संघ के लिए था, क्योंकि सोवियत संघ ने 9 अगस्त को जिस दिन नागासाकी पर बम गिराया, वो हिटलर, जापान में उसकी सेना हुई, और जापान का जो हिरोहितो, जो उसका राजा था, उसने कहा कि हम सरेंडर कर रहे हैं सोवियत संघ के आक्रमण की वजह से। तो मूलतः इन लोगों को हिटलर के बजाय सोवियत संघ के जितने जो इंग्लैंड और अमेरिका जो आज साम्राज्यवादी देश हैं, इन लोगों को फासिज्म से नहीं लड़ना था, कम्युनिज्म से लड़ना था। ये एक सबसे बड़ा सबक है कि कम्युनिस्ट फोर्सेस को, समाजवादी लोगों को, सेकुलर लोगों को इस बात से हुआ कि इस बात से प्रति सतर्क रहना पड़ेगा कि जो गलतियां की, और जो आपने अपने वक्तव्य में कहा कि 80 साल के बाद भी फासिज्म वही क्या, क्योंकि फासिज्म को पाला पोसा जाता है पूंजीपतियों के द्वारा, या जितने उसका एक बड़ा सामाजिक आधार मिडिल क्लास में रहता है। खत्म कैसे होगा? जैसा कि सोवियत संघ ने रास्ता दिखाया, चीन ने रास्ता दिखाया, किसानों और मजदूरों की जो राजनीति, तो संगठित ताकत है, वही उसको रोक सकती है। अंत में ये बात मैं कहना चाहूंगा कि ये बहुत दुखद है कि जर्मनी में भी और बाद में भी जितने वार क्रिमिनल्स थे नाजी लोगों के, उस सब लोगों को बहुत सम्मानित करके, बहुत पदवी देकर, उनको ये देकर उनको आगे बढ़ाया गया। ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि फासिज्म की पराजय में 73% अकेले समाजवादी देशों और औपनिवेश भारत, अफ्रीका के देशों ने सबसे ज्यादा शहादत दी। इंग्लैंड अमेरिका के मात्र 1% लोग मारे गए, 1%। तो इतना इमेंस सेक्रीफाइस देके, इतनी बड़ी शहादत देके, जब इतनी ये कि उसको बचा के रखना हम लोगों का काम है। और सबक यही है कि फासिज्म को समझना, उसकी जड़ें, जैसा कि विद्युत पाल जी ने कहा कि पूंजीवाद के उदय में है, और लेबोरेटरी उसकी जर्मनी बना था, जब कम्युनिस्टों का उतने बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया गया, जर्मनी में, इटली में, जापान में, इन सब चीजों को हमको नहीं, मुख्य ताकत अभी भी वामपंथी है, कम्युनिस्ट। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो 80 साल का सबक, या उससे पहले का जो पूरा इतिहास रहा है, या हम यूँ कहें कि कार्ल मार्क्स का जो उदय हुआ, या उसके पहले जो समाजवादी विचारधारा रही है, और उसको वैज्ञानिक रूप कार्ल मार्क्स ने दिया, वहीं से वामपंथियों के प्रति पूरी देश में जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं, इनको लगता है कि इनके चलते हमारे स्वार्थों की पूर्ति नहीं हो सकती,
फल यह है कि उनके खिलाफ एक ध्रुवीकरण होता है और सब के सब लोग एकीकृत हो जाते हैं। वही स्थिति आज भारत में भी है, वही स्थिति आज दुनिया के पैमाने में है। और ये एक नरेशन किया जाता है कि कम्युनिस्टों का सफाया हो गया, कम्युनिस्ट मानवद्रोही हैं, कम्युनिस्ट और वही स्थिति आज भी है, हमारे देश में भी है। और ये सब के सब लोग कहीं न कहीं से आज भी जो है कि अब तो देश में कहीं कम्युनिस्टों की सरकार ले रही, कम्युनिस्ट विचारधारा खत्म हो गई, कम्युनिस्ट अंत हो गया। जबकि सच ये है कि यही एक ऐसी धारा है जो स्वार्थों के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ, आदमियों को जीने का हक देने के खिलाफ, उनके विकास में, उनके उत्थान में, सामाजिक उत्थान में, हर जगह यही एक धारा है, यही एक संगठन है जो सही मायने में आगे इसको बढ़ा सकता है। लेकिन नरेशन तहत सारी चीजें हो रही है। और आज भी देखिए, अभी हमारे यहाँ 5 राज्यों का चुनाव हुआ है, उसमें एक ही नरेशन कराया जा रहा है कि कम्युनिस्ट खत्म हो गए, कम्युनिस्ट खत्म हो गए। जब इनको हमला करना होता है तो सारे लोग इनकी कम्युनिस्ट हो जाते हैं, इनके खिलाफ जो भी लोग खड़े रहते हैं वो तरह तरह से उनका नाम दे देते हैं, नक्सल आतंकवादी, वाम आतंकवादी और क्या क्या करके कर देते हैं। लेकिन सच ये है कि अगर दुनिया में शांति कायम करनी है, अगर दुनिया में विकास का मार्ग प्रशस्त करना है, अगर दुनिया में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास करना है, तो समाजवादी विचारधारा को, समाजवादी जीवन मूल्यों को, समाजवादी आंदोलन को वरीयता लेनी ही होगी, उनको श्रेय देना होगा। और मलट्टे के बल पे, शासन के बल पे, सत्ता के बल पे हम वो संघर्ष नहीं कर सकते हैं जब तक सड़क पर जनता नहीं उतरेगी। और जनता अपने से नहीं उतरती है, जनता को उतारना पड़ता है। जिस तरीके से सोवियत संघ ने उतारा, जिस तरीके से चीन ने उतारा, जिस तरीके से तमाम समाजवादी देशों ने उतारा, अपने अपने स्तर पर, फल यह हुआ कि उस नाजीवाद का, उस फांसीवाद का अंत हुआ, अंत कर पाए। लेकिन अंत हो जाने के बावजूद भी जो उनका बीज था, जो उनका रक्त बीज था, वो कहीं न कहीं से बचा रह गया और बचा रह जाता है। हर आंदोलन का कुछ न कुछ अवशेष बचा रहता है और वो अवशेष बड़ी बारीकी के साथ, बड़ी शालीनता के साथ अपना विकास करता है। और आज भी दुनिया के पैमाने पर भी और हमारे देश के पैमाने पर भी वो बीज कहीं न कहीं से अंकुरित हो रहा है, पुष्पित हो रहा है, पल्लवित हो रहा है। और यही जो मध्यमार्गी लोग हैं और ऐसे लोग हैं जो अपने आप को उदारवादी लोग हैं, वो कहीं न कहीं से उनसे उनको खाद पानी मिलता है, जड़ मिलती है। तो आज तो हम ये कहेंगे कि 80 साल के बाद जो हमारा सबक है वो यही है कि आम आदमी को अपने हितों के लिए, अपने संरक्षण के लिए मैदान में उतरना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। कमरे में बंद होकर के केवल इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही संगठित गिरोह है और संगठित गिरोह के पीछे वो होगा, और नहीं तो फिर महाविनाश की स्थिति आ गई। अब जैसे एक कहा जाता है कि 60 लाख यहूदियों को गैस चेंबर में भर के मार डाला गया। ये कहा जाता है, हिटलर उस समय भी कह रहा था जो अपनी कि कितने लोगों को हमने मार दिया, लेकिन अभी भी कुछ यहूदियों को मैं इसीलिए छोड़ रहा हूं कि आने वाले दिन में सब लोग हमको याद करें कि इन यहूदियों को मारा जाना कितना जरूरी था। और आज हम देख रहे हैं कि इजराइल हो या यहूदी लाबी हो, पूरी दुनिया के पैमाने पर उसने अपना वर्चस्व बना रखा है। और एप्स्टीन हो या अपना जो भी हो, उससे करके तमाम ब्लैकमेल करके दुनिया को इस समय परेशान किए हुए हैं। और खास करके जो उनका मानक आदर्श देश है इजराइल, उसकी आज स्थिति क्या है, वो अपने पीछे भारत को भी खड़ा कर लिया है, तमाम ऐसे लोगों को अपना खड़ा कर लिया है। और ये दुनिया में अशांति का मानक बन गया है, अशांति का मॉडल बन गया है, अशांति का आधारशिला बन गई है। तो ऐसे में यही है कि उस फांसीवादी, उस वैचारिकी को ऐसे तो नष्ट नहीं किया जा सकता। उसको जाहिर सी बात है शांतिप्रिय तरीके से, शांतिमय आंदोलन से, समाजवादी आंदोलन से, गांधीवादी विचारधारा से, अहिंसक आंदोलनों से ही हम इसका समापन कर सकते हैं, हम इसका खात्मा कर सकते हैं। और तो हम तो अपनी शुभकामनाएं देते हैं उन सारे लोगों को जो इसमें अपना सन्नद्ध है, और उन लोगों के प्रति हम अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं, उनको सादर नमन करते हैं, उनको लाल सलाम पेश करते हैं जो इस आंदोलन में ऐसे फासिस्ट और ऐसे मानव विरोधी लोगों को आंदोलन में अपनी शहादत दिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अनिश अंकुर जी, राम पुनियानी जी, विद्युत पाल जी, कल हम फिर एक नए विषय के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे और ऐसे विषयों पर हम विमर्श लगातार जारी रहेंगे। हमारे बहुजन संवाद
इसको आपका स्नेह, आपका प्यार सतत मिलता रहे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।